मूवी की शुरुआत में हम मिलते हैं एड से, जो अपनी वाइफ नैन्सी और बेटी कैसिडी के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। तीनों एक बोट में हैं, किनारे के पास। एड अपनी बेटी को स्विमिंग सिखा रहा है। तभी कैसिडी उसे कहती है कि पानी में कुछ है और उसे कहती है कि वो उसे मारना बंद करे, लेकिन एड कहता है कि उसने तो उसे छुआ भी नहीं। फिर एड को भी लगता है कि पानी के नीचे कुछ गड़बड़ है। वो डिसाइड करता है कि कैसिडी को लेकर वापस बोट में आ जाए। जैसे ही नैन्सी उसकी कांपती आवाज सुनती है, वो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। दोनों बोट पर चढ़ जाते हैं और नैन्सी अपनी बेटी को थाम लेती है, लेकिन अचानक एड को कुछ नीचे खींच लेता है और उस पर अटैक होता है। फिर वो दर्द से चीखता हुआ पानी के ऊपर आता है और बोट तक तेजी से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बोट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पानी के नीचे एक शार्क होती है जो उसका पैर काट लेती है। इस दौरान नैन्सी अपनी बेटी को कस के पकड़े होती है और अपने हस्बैंड को पुकार रही होती है। एड एक बार फिर से पानी के ऊपर आता है, लेकिन इस बार आखिरी बार, और उसकी मौत हो जाती है। ये डरावना सीन कैसिडी पर गहरा असर डालता है और उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देता है, जिसकी वजह से उसके नाइटमेयर्स शुरू हो जाते हैं, जो उसके बड़े होने तक चलते रहते हैं। अब इस वक्त उसके लिए और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है, क्योंकि अब वो वापस उसी कंट्री में आई है जहां ये एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस बार कैसिडी अकेली नहीं है। इस बार वो अपने हस्बैंड क्रेग के साथ आई है, जो ब्रिटिश म्यूजियम का एक रिप्रेजेंटेटिव है और जिसे अंडर वाटर ट्रेजर की तलाश के लिए भेजा गया है। क्रेग को पता है कि कैसिडी के फादर के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर चाहे तो होटल में रुक सकती है। लेकिन कैसिडी डिसाइड करती है कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रिप उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। वो जो कुछ भी देखती है उससे और ज्यादा टेंस फील करने लगती है। उसे भीड़ के बीच में एक छोटी सी लड़की भी दिखाई देती है, जो बिल्कुल उसके बचपन जैसी लगती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, क्रेग उसे अपने दोस्त बेंस से मिलवाता है, जिसका बोट उन्हें खजाने तक ले जाएगा। बेंस पूछता है कि क्या वो अपने दो दोस्तों को भी साथ ले जा सकता है, और वो लोग अग्री कर लेते हैं। अगले सीन में हम मिलते हैं पियर और सैरा से, जो आते हैं बेंस का शुक्रिया अदा करने के लिए और इस ट्रिप में उनके साथ चलने के लिए रेडी होते हैं। सब लोग जब बोट पर चढ़ जाते हैं तो बेंस उन्हें अपने असिस्टेंट काई से मिलवाता है और बताता है कि काई ज्यादा बात नहीं करता। फिर सब आगे बढ़ते हैं और उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जहां कभी कैसिडी ने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे लम्हे गुजारे थे। इस दौरान कैसिडी के दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं और उसे अपने ग्रैंडफादर शेमस भी याद आते हैं, जो उस वक्त एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी गैलापागोस आइलैंड्स की ट्रिप के बारे में बताते थे। शेमस उन्हें सुना रहा था कि कैसे वहां के अजीबोगरीब पौधों को देखकर वो हैरान रह गया था। किस्मत से जब वो अपना हाथ एक अजीब पौधे की तरफ बढ़ा रहा था, तब कैप्टन उसके साथ था और कैप्टन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और समझाया कि वो एक जहरीला पौधा था। शेमस इस कहानी के जरिए स्टूडेंट्स को ये सीख देना चाहता था कि चाहे जरूरत लगे या न लगे, हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सावधानी किसी दिन उनकी जान बचा सकती है। उसी वक्त जॉर्डन अपनी बोट में अकेला था। कोई उसे वार्न करता है। वो कहता है एक और बोट काफी करीब है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग उस डूबी हुई शिप को ढूंढ रहे हैं। उस शिप में ड्रग्स थे। जब वो लोग जॉर्डन की बोट को देखते हैं तो जॉर्डन बिल्कुल पैनिक नहीं करता, क्योंकि वो खुद भी एक क्रिमिनल है। उसकी गैंग के पास उन पायरेट्स से ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं। कुछ सेकंड्स में ही जॉर्डन और उसकी गैंग उन डेंजरस पायरेट्स का काम तमाम कर देते हैं। जब वो पायरेट्स की सेल बोट को सर्च करते हैं तो बॉडीज को समंदर में फेंक देते हैं। वो उनके वेपन्स लूट लेते हैं। जैसे ही खून समंदर में फैलता है, हमें पता है शार्क्स जब खून की स्मेल लेती हैं तो क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज उनका ध्यान खींचती है वो होती है एक ट्रैकिंग डिवाइस, जो एक प्लास्टिक बैग में लपेटा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ कैसिडी अपने ग्रैंडफादर का वीडियो कॉल रिसीव करती है। वो अपनी टेंशन छुपाने की कोशिश करती है जब शेमस उससे बात करता है। शेमस कहता है कि उसने बस इसलिए कॉल किया था ताकि नेटवर्क कट होने से पहले उसे ग्रीट कर सके। कैसिडी मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है कि नेटवर्क कट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी मोमेंट वो रियलाइज करती है कि वो गलत थी, क्योंकि नेटवर्क सच में कट हो जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर को प्रॉपरली गुड बाय भी नहीं कह पाती। फिर नैन्सी अपने फादर के पास जाकर कहती है कि अब उनकी बेटी छोटी नहीं रही और उन्हें उसकी चिंता करना बंद कर देना चाहिए। बोट में सफर के दौरान कैसिडी का टेंशन बढ़ने लगता है जब वो देखती है कि काई डाइविंग इक्विपमेंट तैयार कर रहा है। कैसिडी थोड़ा घबराकर कहती है कि उसने इस चीज के लिए कभी हाँ नहीं बोला था और उसे तो ये तक नहीं पता था कि ये सब चीजें भी होंगी। तब बेंस उसे समझाता है कि वो ये केज उन डाइवर्स के लिए लाता है जो उसके साथ कभी कभी पानी के नीचे जाने का शौक रखते हैं, पर इस ट्रिप में इसका कोई यूज नहीं होने वाला। कैसिडी अपने रिएक्शन के लिए एम्बैरेस्ड फील करती है और तुरंत माफी मांग लेती है।
यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसिडी होटल में रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे ये सिखाया था कि हमेशा अपने डर का सामना करो और कभी भी किसी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो केज इंसिडेंट साबित करता है कि कैसिडी के अंदर का डर अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने डर को पार कर लेती है और क्रेग को बताती है कि वो भी उसके साथ डाइव करेगी। उसकी बात सुनकर क्रेग पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। इसी वक्त दूसरी तरफ जॉर्डन और उसके लोग ट्रैकिंग डिवाइस के सिग्नल के पास पहुंच जाते हैं। उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से पानी के नीचे तकरीबन 80 किलो ड्रग्स छुपी हुई हैं और अब वो किसी का नीचे जाकर उन्हें निकालने का इंतजार कर रहे हैं। उधर कैसिडी अपना डाइविंग गियर प्रिपेयर कर रही होती है और सोच रही होती है कि बेंज उनके साथ नीचे नहीं जाएगा। बेंज उसे एक्सप्लेन करता है कि वो पहले कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन अब सिर्फ अपनी जगह बोट पर रुककर सब कुछ ऊपर से देखेगा। तो बेंज और काई बोट पर रुकते हैं और क्रेग, कैसिडी और बाकी टीम के लोग पानी के नीचे डाइव करते हैं ताकि अपना मिशन पूरा कर सकें। डाइव करते हुए वो लोग एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां एक पुराना डिस्ट्रॉय हुआ शिप पड़ा होता है और उसके आसपास के जगह में कहीं कहीं गोल्ड माइंस भी बिखरी होती हैं। सब लोग अपने रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उसे कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सारा अपने हस्बैंड पियर को सिग्नल करती है कि वो उसकी कुछ फोटोज ले। पियर कैमरा रेडी करता है और सारा उस डिस्ट्रॉयड शिप के सामने खड़े होकर पोज करने लगती है, लेकिन तभी एक शार्क वहां आ जाता है और सीधा पियर के पीछे पीछे आने लगता है। सारा जैसे ही इस शार्क को देखती है वो घबराकर पियर को सिग्नल देने लगती है। पियर शुरू में कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब आखिरकार पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों तुरंत पानी में तेजी से शिप की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर छुप सकें। हालांकि पियर और सारा शार्क से काफी डरे हुए थे, फिर भी कुछ देर चुप रहकर वो अपनी जगह से निकलते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क वापस लौट आती है और इस बार सीधा पियर पर अटैक करती है। एक ही झटके में उसके तेज दांतों से पियर का हाथ अलग हो जाता है। पियर की चीख इतनी तेज होती है कि दूर खड़ी कैसिडी तक उसकी आवाज पहुंचती है, जो शिप के पास पानी में खड़ी होती है। कैसिडी और बाकी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो सिग्नल करते हैं बेंज और काई को और सब तेजी से उस तरफ दौड़ते हैं। मुश्किल से वो सारा और पियर को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक पियर का खून पानी में फैल चुका होता है और शार्क एक बार फिर उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही सारा पानी के ऊपर आती है वो चीख कर चिल्लाती है, यहाँ शार्क है। क्रेग मुश्किल से पियर को बोट तक ले जाता है। लड़कियां जितनी तेजी से हो सके तैरने लगती हैं। तभी क्रेग देखता है शार्क सिर्फ 1 मीटर दूर थी, वो कैसिडी के पास थी। वो बिना सोचे कैसिडी को बाहर निकालने में मदद करता है। शार्क क्रेग पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन सब आखिरी वक्त पर बच निकलते हैं। पियर की हालत काफी सीरियस होती है, सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है। बेंज जब शार्क का साइज देखता है वो घबरा जाता है, लेकिन काई शांत आवाज में कहता है यहाँ ये नॉर्मल है। इस बीच काई बेंज को एक दूसरी बोट दिखाता है। वो उनकी बोट से काफी बड़ी और पावरफुल लगती है। वो लोग तुरंत उस बोट की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद में कि कैप्टन उनकी मदद करेगा। वो पियर को हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा पाएंगे। बेंज अपनी बोट का रास्ता बनाते हुए उनके पास ले जाता है। वो कैप्टन से मदद मांगता है। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं पता चलता है ये बोट जॉर्डन की है। बेंज उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो रिक्वेस्ट करता है जॉर्डन खुद ऊपर आए। यहाँ जॉर्डन अपना मौका देखता है। वो एक डरावने चेहरे वाले आदमी को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम है अपैची। उसके साथ हैं चकी और चेस। जब जॉर्डन और उसके लोग पियर की हालत देखते हैं वो डर जाते हैं। जॉर्डन उन्हें बताता है इस समंदर में एक बड़ी व्हाइट शार्क थी। अब तक किसी ने उसका माइग्रेशन पैटर्न नहीं समझा। फिर वो अपने गले की चेन दिखाता है। वो कहता है उसकी जिंदगी शार्क से टकरा चुकी है, ये सबूत है, मैं उस मृत्यु से बचा था। लड़कियां समझ नहीं पाई पियर के हाथ का इससे कनेक्शन क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का डिसाइड किया। यहाँ सबको क्लियर हुआ पियर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसने कोशिश की जॉर्डन को आगे बढ़ने दिया ताकि देखा जाए वो क्या करेंगे, लेकिन इससे जॉर्डन को शक होने लगता है। जब जॉर्डन देखता है बेंज और ग्रेग उसे जाने देने को तैयार हैं, वो अपनी आवाज का लहजा बदल लेता है। वो पूछता है क्या उन्होंने समंदर में कुछ अजीब देखा है? ग्रेग तुरंत जवाब देता है नहीं। वो कहता है उनका जॉर्डन के काम से कोई लेना देना नहीं है, वो इंटरफियर करने का सोच भी नहीं रहे। जॉर्डन फिर भी शक करता है। वो अपने आदमियों को बुलाकर कहता है सबको समंदर में फेंक दो, क्योंकि जॉर्डन के डाइवर्स अब तक वापस नहीं आए थे। वो बार बार अपने बोट के केज को देख रहा था। वो सोच रहा था कि केज का यूज करके अपने माल तक पहुंच सकता है बिना शार्क्स से टकराए। तब वो बेंज से कहता है वो केज मुझे दे दे, बदले में मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। जॉर्डन अपनी गन उठाता है और धमकी देता है ये सब खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। इसी बीच कैसिडी आगे आती है और पूछती है लोड का वजन कितना है? फिर वो बताती है ये केज इतना भारी वेट नहीं संभाल सकता। वो कहती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी शार्क्स और अंडर वाटर सिचुएशंस को स्टडी किया है, इसलिए इस काम के लिए मैं ही सबसे बेहतर ऑप्शन हूँ।
जब अपैची उसकी बात सुनता है तो वो मान जाता है। चकी भी मजाक में बोलता है, आज मैं शार्क का खाना नहीं बनूंगा। जॉर्डन पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होता। जॉर्डन कैसिडी को बताता है कि जो चीज वो ढूंढ रहा है वो एग्जैक्टली कहाँ है, और क्योंकि उसके पास रेडियो नहीं है, वो कैसिडी से कहता है, एग्जैक्टली 45 मिनट्स बाद मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। कैसिडी अपना डाइविंग सूट पहनती है और केज में जाकर नीचे उतरती है। जॉर्डन सबको बोलता है, उसे और नीचे ले जाओ। कैसिडी उसी मोमेंट पर अपने ग्रैंडफादर के शब्दों को याद करती है, हिम्मत के बारे में, और फिर वो खुद को और नीचे जाने देती है। जैसे ही केज समुद्र के ग्राउंड तक पहुंचता है, एक बड़ा शार्क उसके सामने आ जाता है। फिर दूसरा शार्क भी आकर घूमने लगता है। दोनों शार्क्स कैसिडी के आसपास चक्कर मारते हैं, तो कैसिडी वहीं रुक जाती है, इंतजार करती है जब तक वो थक कर दूर नहीं चले जाते। जैसे ही शार्क्स वहां से दूर होते हैं, कैसिडी बाहर निकलने का फैसला करती है। इसी बीच बोट पर क्रेग चुपके से अपने पास रखे हुए गोल्ड कॉइन्स काई को दे देता है, बिना किसी के नोटिस की। क्रेग काई से कहता है कि वो गोल्ड कॉइन्स को छुपा कर रखे। तभी अचानक चकी चिल्ला पड़ता है और सबको पानी में शार्क्स की तरफ इशारा करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो शार्क्स का साइज देखते हैं, लेकिन जॉर्डन अपनी मिशन रोकने से इनकार कर देता है और कहता है कि कैसिडी तभी वापस आएगी जब वो उसके काम की चीज ढूंढ लेगी। क्रेग को जॉर्डन का ये रूप बहुत गुस्सा दिलाता है और वो जॉर्डन से कहता है कि वो एक सेल्फिश आदमी है। जॉर्डन मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, मैं वैसे ही एक गंदा एग्जाम्पल हूँ। इस बीच पानी के नीचे कैसिडी रोप को जॉर्डन की चीज के साथ बांधने लगती है और आसपास देखते हुए कंफर्म करती है कि शार्क्स दूर हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाती कि शार्क्स धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हैं, और तभी अचानक वो उन्हें अपने बिल्कुल सामने पाती है। कैसिडी के सामने अचानक दोनों शार्क्स आ जाते हैं, लेकिन वो समझ जाती है अगर आज वो ये लोड टाई नहीं कर पाई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए वो अपने डर को कंट्रोल करती है और जैसे तैसे बिना ज्यादा हरकत किए रोप को हैवी लोड के साथ बांधने लगती है। वो ध्यान से काम करती रहती है और जैसे ही फिक्स करना शुरू करती है, एक शार्क तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कैसिडी आखिरी सेकंड में रिएक्ट करती है और तुरंत केज के अंदर घुस जाती है। वो गेट जोर से बंद कर देती है। ऊपर बोट पर सब लोग पानी के नीचे से आई तेज झटके की आवाज महसूस करते हैं। क्रेग तुरंत जॉर्डन से कहता है, बस अब काफी टाइम हो गया, जल्दी केज ऊपर खींचो। नीचे पानी में दोनों शार्क्स केज से टकराते हैं और पूरा केज जोर से हिलने लगता है। जॉर्डन आखिरकार मान जाता है और केज को ऊपर खींचने का ऑर्डर देता है। जब केज ऊपर उठता है, शार्क्स अब भी उसके साथ साथ चेस करती हैं। उसी बीच एक शार्क रोप पर अटैक कर देती है और एक हेवी बैग टूटकर पानी में गिर जाता है। जैसे ही केज पानी से बाहर आता है, कैसिडी चिल्लाने लगती है, नीचे शार्क्स हैं। तभी वो नोटिस करता है कि एक बैग मिसिंग है। कैसिडी तुरंत बताती है। वो जॉर्डन को समझाने की कोशिश करती है कि अब नीचे जाकर कुछ भी लाना मुश्किल है और शार्क के बीच जाकर रिस्क लेना बेकार होगा। जॉर्डन का दिमाग खराब होने ही वाला होता है कि अचानक चास की जोर से चीख सुनाई देती है। सब लोग पलट कर देखते हैं कि चास पर शार्क अटैक कर रहा है। सब आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस कंफ्यूजन में क्रेग एक मौका देखता है और जॉर्डन का गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में क्रेग पानी में गिर जाता है। जॉर्डन तुरंत गोलियां चलाता है, लेकिन सारी गोलियां क्रेग को मिस कर जाती हैं। ऊपर से कैसिडी का डर और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड पानी में गिर गया है और केज के आसपास सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है। जॉर्डन तुरंत चकी को कमांड देता है, जंप कर और चैस को पानी से बाहर निकाल। जैसे ही चकी पानी में जंप करता है, एक बड़ा शार्क सीधा उसके सामने आ जाता है। एक ही पल में जॉर्डन अपने 2 आदमी खो देता है और साथ ही अपनी पूरी ड्रग्स की शिपमेंट भी। तभी काय चुपके से कैसिडी को गोल्ड कॉइन्स देता है और गराज में छुपाने का प्लान बनाता है। सैरा भी कैसिडी को संभालने की कोशिश करती है क्योंकि कैसिडी अब शॉक में होती है। जॉर्डन गुस्से में अपनी गन निकालकर लड़कियों पर तान देता है और धमका कर कहता है, मैं तुम सबको यहीं मार दूंगा। कैसिडी तुरंत अपने हाथ में जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो जॉर्डन को दिखाती है। वो जॉर्डन को एक नई डील ऑफर करने की कोशिश करती है। जॉर्डन पहले हैरान होता है और फिर समझ जाता है कि गोल्ड का आइडिया उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। सैरा गुस्से में जॉर्डन पर चिल्लाती है और कहती है कि उनका वापस आना सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसके हस्बैंड का हाथ शार्क ने काट दिया था। जॉर्डन गोल्ड के लालच में आ जाता है। तभी हम देखते हैं क्रेग अभी भी जिंदा है। वो डिजर्ट से गुजरते हुए अपनी बोट ढूंढ रहा होता है और आगे जाकर क्रेग को एक बोट दिखाई देती है। इसी बीच सैरा देखती है कि पियर का डेड बॉडी पानी में फेंक दिया गया है। सैरा टूट जाती है और जॉर्डन पर चिल्लाती है, तू एक मॉन्स्टर है। कैसिडी गुस्से में डिसाइड करती है कि अब वो खुद नीचे जाकर ट्रेजर को रिकवर करेगी। कैसिडी के पैर में चोट है और सैरा की साइकोलॉजिकल हाल भी ठीक नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर जॉर्डन के प्लान को मान जाती हैं। दूसरी तरफ क्रेग मुश्किल से बोट तक पहुंच जाता है। वो रेडियो पर हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच कैसिडी के मन में शक उठता है। उसे लगता है कि जॉर्डन कुछ छुपा रहा है। वो जॉर्डन के सामने आती है और सीधा सवाल करती है, सच बता, तू सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहा है ना? जॉर्डन
जो अभी तक हॉस्टेज के साथ लड़ाई करके थक गया था, गुस्से और मजबूरी में अपना राज खोल देता है। वो कहता है, मैं पहले यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में था, फिर मुझे अरेस्ट करके वहां से निकाल दिया गया। कैसिडी उसकी बातों को गौर से सुनती है। तभी जॉर्डन का एक आदमी भागते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है, कोस्ट गार्ड आ रही है। पूरा माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है। जॉर्डन उसे कहता है कि अगर उसने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो बेंज और सैरा को खत्म कर देगा। जब गार्ड्स वहां पहुंचते हैं तो जॉर्डन उनके सामने खुद को उसका लवर दिखाता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन जब गार्ड्स देखते हैं कि दोनों बोट्स एक दूसरे से बंधी हुई हैं और कैसिडी का नाराज चेहरा दिखता है, तो गार्ड जॉर्डन से उसके पेपर्स दिखाने को कहता है। जॉर्डन कहता है कि वो पेपर्स लेने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो निकलता है उसके आदमी हथियार लेकर बाहर आते हैं और गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। जब गार्ड्स उनका सामना करते हैं तो बेंज देखता है कि काय घायल हो गया है। साथ ही मारपीट के दौरान एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और सारे गार्ड्स मारे जाते हैं, जो दिखाता है कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन जॉर्डन इतनी बड़ी घटना के बाद भी हिला नहीं है। दूसरी तरफ क्रेग सेल बोट में बैठा होता है और उसे एक वेपन मिलता है। इसी वक्त सैरा अपना होश खोने वाली होती है। कैसिडी उसे शांत करने में मदद करती है और कहती है कि वो जॉर्डन को बिल्कुल इग्नोर करे। जब दोनों तैयार हो जाते हैं तो वो पानी में जंप करते हैं, लेकिन इस बार बिना केज के। बेंज अभी भी काय को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जॉर्डन वहां आकर उसे रोक देता है। जॉर्डन उससे कहता है कि जैसे ही लड़कियां गोल्ड के साथ लौटेंगी वो बोट पर सबको मार देगा ताकि कोई गवाह न रहे। बेंज इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं होता। वो जॉर्डन को रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक अचानक लगे झटके से जॉर्डन गिर जाता है, लेकिन फिर वो गन से बेंज पर गोली चला देता है और गोली उसके कंधे में लगती है। इस वक्त कैसिडी और सैरा पानी के ऊपर आती हैं जब वो बोट से दूर हो जाती है। कैसिडी उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद सैरा डिसाइड करती है कि वो इस गैंग से भाग जाएगी और बीच तक तैर कर जाएगी बिना कैसिडी की सलाह माने। इसी वक्त एक शार्क लड़कियों के पास आ जाता है। कैसिडी चीख कर सैरा को कहती है कि वो हिलना बंद कर दे, लेकिन अचानक सैरा उसे सुन नहीं पाती। सैरा को खुद को उदासी महसूस होने लगती है और वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। वो पानी में लेटी रहती है और हिलती रहती है और धीरे धीरे शार्क को और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगती है। आखिर में शार्क उसे खा जाता है और कैसिडी दूर से ये सब देखती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे। वही गलती न दोहराने के लिए वो एक स्कार्फ को टाइट बांधती है और अचानक देखती है कि शार्क उसके बिल्कुल सामने आ गया है। इसी पल वो अपनी मौत के लम्हे के बारे में सोचती है और साथ ही उसे शीमस के शब्दों की याद आती है जो उसे अपने हाथ फैलाने पर मजबूर करते हैं। शार्क उसके हाथों के पास से निकल जाती है। इस अनोखे एक्सपीरियंस के बाद कैसिडी वापस बोट पर लौट आती है और जॉर्डन को कहती है कि नीचे खुद जाकर ट्रेजर ले ले, क्योंकि वो इसी के लिए मरने वाला है। वो अपने आप को साफ करती है और देखती है कि जॉर्डन ने काय के साथ क्या किया। जॉर्डन कोशिश करता है कि टॉपिक बदल दे और कहता है कि बोट जल रही है। उस वक्त क्रेग जैसे ही बोट के पास आता है तुरंत जंप करके निकल जाता है ताकि किसी का ध्यान ना जाए। वो आगे बढ़कर बोट तक जाता है। जॉर्डन के आदमियों में से आखिरी बंदा हीक होता है। दोनों के बीच थोड़ी देर तक फाइट होती है जब तक क्रेग उसे मार नहीं देता। इसी वक्त जॉर्डन और कैसिडी के बीच भी फाइट शुरू हो जाती है। जॉर्डन डिसाइड करता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन उसी मोमेंट पे क्रेग वहां आकर अपना गन उस पर तान देता है। जॉर्डन एक पल के लिए डाउट करता है और कहता है कि वो एक्चुअली उसे शूट नहीं करेगा। वो एक बार अटैक करता है और क्रेग के हाथों से गन छीन लेता है। उस वक्त कैसिडी जॉर्डन का गन उठाती है, जॉर्डन पर तान देती है। जॉर्डन जब खुद को ट्रैप में पाता है उसे पता होता है कि जो कुछ भी वो अब बोलने वाला है वही उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन कैसिडी उसे कहती है कि वो उससे अब तंग आ चुकी है और गोली मार देती है। जॉर्डन सीधा पानी के अंदर गिरता है जहां कुछ ही सेकंड्स में शार्क्स उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर क्रेग और कैसी को पता चलता है कि बेंज अभी भी जिंदा है, इसलिए वो दोनों इस गंदे जगह से दूर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म होती है।